everyone, welcome to our channel from Kaushalya. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। अब यहाँ पे वर्ड आया सम नेचुरल फिनोमिना। सो ये कौन से नेचुरल फिनोमिना है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ये नेचुरल फिनोमिना है जैसे आपने आसमान में बिजली को कड़कते हुए देखा है, लाइटनिंग को देखा है ना, तो वो क्यों होता है, वो लाइटनिंग क्यों आती है। जब वायर्स क्या होते हैं, लूज होते हैं ना, तो क्या होता है उनमें स्पार्क्स दिखाई देता है। जब वायर्स क्या होते हैं, लूज होते हैं, तो उनमें स्पार्क्स दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है। वहीं पे कोई सॉकेट है, सॉकेट में अगर वहां पे प्लग अगर क्या होता है, लूज होता है, तो वहां पर भी हमें स्पार्क्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्यों है, इसके क्या कारण है, ठीक है ना। तो ये सब हम समझेंगे। उससे पहले करते हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स। लेट्स रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। चलो, तो अब हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूज्ड रिफिल लेंगे। ठीक है, यूज्ड रिफिल लेने के बाद हम लेंगे कुछ कागज लेंगे, उसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे। ठीक है, पॉलीथीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन के ऊपर ये जो यूज्ड रिफिल है इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। कुछ टाइम तक रब करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक दो बार किया और इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, हमें कुछ टाइम तक इसको रब करना पड़ेगा, लाइक 30 सेकेंड। ठीक है, और इससे भी अच्छा ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो हम इसको फॉर 1 मिनट भी हम इसको रब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू में रब कर रहे हैं। अब हमें काफ़ी टाइम हो गया रब करते हुए। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ से हमने रब किया ना वहाँ से उसको नहीं टच करेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जहाँ से रब किया ना इसको ऐसा कैसा उठाने के बाद जो ये हमने जो कागज़ के पीसेस हमने जो किए थे उसके ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। अब लेके जाएंगे तो देखो कुछ मैजिक हो रहा है। देखो, ये देखो, ये देखो, ये उठ रहे। कैन यू सी द मैजिक। ये देखो मैजिक। देख सकते हो आप इस मैजिक को अच्छे से होते हुए। वैसा नहीं है कि अरे मैंने कोई धागा बांध रखा है उससे ये उठ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मैजिक ही है बेटा। बट मैजिक में भी क्या है, इसमें साइंस है। देख सकते हो आप क्लियरली इसमें, ये देखो। ठीक है ना, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो कागज के पीसेस है वो इसके साथ ही क्या हो रहे हैं, लेफ्ट हो रही है। ये देखो, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। अब इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट, मैजिक था, नहीं मैजिक नहीं था, वो था साइंस। वहां पे लग रही थी साइंस। अब साइंस क्या लग रही थी, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। वहां पे हुआ क्या था कि हमने क्या किया था, ये जो रिफिल था, ठीक है, दिख रहे हो आप इस रिफिल को, दिख रहा है ये जो रिफिल था, इसको हमने पॉलीथीन की जो वो थी ना हमारे पास पॉलीथीन था, उससे हमने क्या किया, इसको रब किया। रब करने से हुआ क्या, जिससे ये कागज को क्या करने, जो कागज के जो पीसेस थे उनको क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। ऐसा क्या हुआ रब करने से हुआ यूं कि जो ये जो रिफिल है, रिफिल के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। क्या आ गया, चार्ज आ गया। और किसी की मतलब कोई भी चीज होती है अगर उसके ऊपर चार्ज आता है तो वो क्या करता है, या तो चीजों को रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। ये दो काम करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया तो इसने क्या किया, उन जो कागज के जो पीसेस थे उनको क्या किया, अट्रैक्ट किया। बात समझ आ गई यहाँ पे। ठीक है, कागज के पीसेस अट्रैक्ट क्यों हुए, बिकॉज ऑफ द चार्ज। ठीक है ना, जो इसने गेन किया था। अब हम बात करते हैं एक ही सिमिलर सा एक एग्जांपल और लेते हैं कि एक स्केल लेते हैं। स्केल लेके उसको, स्केल को आप ड्राई हेयर के ऊपर क्या करो, रब करो। क्या करो, ड्राई हेयर्स के ऊपर क्या करो, रब करो। जिससे क्या होगा, स्केल के अंदर चार्ज आ जाएगा। चार्ज आने के बाद अब क्या करेंगे हम, वैसे ही जो छोटे छोटे जो कागज के पीसेस है उनके ऊपर उस स्केल को लेके जाएंगे तो सिमिलरली इसी की तरह वो क्या करेगा, कागज के पीसेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ आ गई। ठीक है, क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने जब उसको स्केल को बालों के साथ रब किया तो उससे क्या आ गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया। बात समझ आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैडम बार बार चार्ज यूज करिए, चार्ज है क्या। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब चार्ज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस जाना पड़ेगा।
इसको देखने के लिए कि जो पृथ्वी के, जो अर्थ के जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब किससे बने होते हैं, एटम से बने। ईच एंड इंडिविजुअल जो चीज है वो सब किससे बनी हुई, एटम से बनी हुई है, ठीक है। अब ये एटम होता है, इसके अंदर होता क्या है, अब जो एटम है इसके अंदर तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तीन चीजें होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती है, ठीक है। जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब होता क्या है कि जब हमने रिफिल था उसको हमने जब प्लास्टिक का जो पॉलीथीन था उससे हमने इसको रब किया तो हुआ क्या कि वो जो रिफिल है वो चार्ज हो गया। इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर क्या हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन्स आ गए या कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए। कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब तो क्या होगा, वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब रिलीज हो जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे बेटा, देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से जब हम किसी भी चीज के ऊपर रब करते हैं तो मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी मूव नहीं करते। अब हुआ क्या कि जितने भी जो उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब उससे ज्यादा आ गए तो फिर वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। अगर उससे कम हो जाते हैं, ठीक है, अगर हमने उसको रब किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, निकल के दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चले गए, पहले वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वहां पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब वहां पर क्या आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वहां पर वो चीजें क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो होते हैं ना चीजें वो क्या होती है, चार्ज होती है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही होता है जिसके कारण ये चीजें क्या होती है, चार्ज होती है। आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें एक वर्ड आया है जो काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको बता दिया। टू टाइप के जो चार्जेस होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है चार्ज होता है निगेटिव, ठीक है ना। दो प्रकार के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना। अब होता क्या है कि भाई देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ये चीज समझ आएगी कि जब पॉजिटिव चार्ज आपस में जब होते हैं तब क्या होता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है जब क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये जो मैंने बात बताई ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए इसको मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। अब देखो हम क्या एक बार दो बलून लेते, ठीक है ना, दो बलून ले लिए, एक और बी, यहाँ पे ये ए बलून है, ये बी बलून है, ठीक है। अब है बलून है तो सेम ही मटेरियल होगा। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको किसी वुलन से क्या किया, इसको रब किया, वुलन या फिर सिल्क, ठीक है ना, उससे क्या किया, हमने इसको रब किया। अब जैसे हम इसको रब करते हैं ना तो होता क्या है कि ये क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। आपको पता है रब करने से क्या होगा, वहां पे चार्ज हो जाएंगे। अब जैसे ही रब करेंगे चार्ज होंगे, तो चार्ज होने के बाद इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस आएगा, ठीक है। अब दोनों का हमने सेम ही चीज से, लाइक इसको भी वुलन से किया तो इसको भी वुलन से, या इसको सिल्क से किया तो फिर इसको भी सिल्क से किया। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मतलब रब करने के बाद ये चार्ज हो गए तो इन दोनों को हम लेके आ रहे हैं पास में। जैसे हम पास में लेके आए तो हमें महसूस होता है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये हमको यहाँ पे समझना है कि हमने जब इस दोनों को पास में लेके आए तो रिपेल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे हमने इन दोनों को वुलन से ही क्या किया है, रब किया। अब वुलन से ही रब किया है तो हुआ क्या है कि दोनों के ऊपर जो चार्ज आया है तो वो आया तो सेम ही है। अगर मान लो बलून है, बलून के ऊपर अगर इस बलून के पॉजिटिव चार्ज आया है तो पास वाले बलून के ऊपर भी कैसा ही है, पॉजिटिव चार्ज ही आया होगा, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो इस बलून के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो उस वाले बलून के ऊपर भी नेगेटिव ही चार्ज आएगा, क्योंकि है तो दोनों सेम ही मटेरियल के। और हमने रब भी तो किससे किया है, सेम ही से किया ना, हमने रब भी तो वुलन से ही किया है, जिससे क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। अब चार्ज दोनों में सेम आया, ठीक है, और हम इस दोनों को पास में लेके गए तो उससे क्या रिपेल करे। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक चीज ये समझ आ रही है कि जब जो सेम जो चार्ज होते हैं उसको हम जब पास में लेके आते हैं
तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। सेम चार्जेस के जो ऑब्जेक्ट है उनको जब पास में लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। अब मान लो ये जो रिफिल था, हमने जैसे रिफिल से एक्सपेरिमेंट किया था, रिफिल को हमने पॉलीथीन के ऊपर रब किया था। अब रब किया था ना, अब क्या कर रहे हैं हम, उस जो रिफिल है, ठीक है ना, उस जो रिफिल है उसको अगर हम इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा कि वो अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। जो बलून है उस रिफिल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जो रिफिल है जो पॉलीथीन से रगड़ी थी, मतलब उसके ऊपर क्या आया, कुछ दूसरा चार्ज, लाइक अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज था जिसके कारण ये क्या किया, इसने उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है ना। क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के लिए तो चार्जेस भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे दोनों के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्जेस आया, ठीक है, माइनस का मान लेते हैं, ठीक है। और वहीं पे उसके ऊपर अगर पॉजिटिव का चार्ज है तो फिर क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ठीक है ना। इसी कारण जब हम जो इसको रब किए हुए बलून को, अगर हम जो रिफिल होता है जिसको हमने क्या किया है, पॉलीथीन से रब किया, उसके पास लेके जाते हैं तो ये जो बलून होता है रिफिल को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं, रिफिल और जो बलून होता है, उनके जो चार्जेस है वो क्या होंगे, दोनों के डिफरेंट है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे हमें एक चीज पता लगी कि जो चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, अगर वो डिफरेंट के हो ना, क्या हो, डिफरेंट चार्जेस हो, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इंट्रैक्शन हो गया। और काइंड्स ऑफ चार्जेस आप लोगों को पता ही है कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ऐसा करके हमने यहाँ पे ये बात देख ली है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे, और एक हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन वर्ड्स लिख दिया है, ठीक है ना। उसको समझने से पहले उसको एक इन वर्ड्स लिख देते। देखो, सेम काइंड चार्जेस रिपेल ईच अदर, वहीं पे डिफरेंट काइंड चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। बात समझ आ गई। और काइंड्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब ये क्या होते हैं, चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, तो जब चार्जेस मूव करने लग जाते हैं ना, तो वहां पर क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने जैसे पिछले जो हमारे जो चैप्टर्स थे उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट था। इलेक्ट्रिक करंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज जब क्या करता है, मूव करता है, तो वहां पे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब ये हुआ, चलो इसको इरेज करके फिर लिखती हूँ, ठीक है। तो व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें चार्जेस भी समझ आ गए, ठीक है। और जो इंट्रैक्शन होता है चार्जेस का आपस में, वो कैसे होता है वो भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। और वहीं पर हमें ये भी समझ आ गया कि जब चार्जेस जब मूव करते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे बनता है। अब वहां पे हम देखते हैं, जो मैंने आपको पहले बोला था, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने एक इक्विपमेंट बना, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक जार लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना, कांच का जार लिया जिसमें हमें सारी चीजें विजिबल हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जार लिया है, जार लेने के बाद हमने इसके ऊपर क्या लगाया, एक ढक्कन लगाया, ठीक है ना। ढक्कन लगाया, उसके अंदर क्या किया, एक होल किया, ठीक है ना, होल किया, जिससे हम ये जो मेटल की जो है ना पेपर क्लिप है मेटल की, इसको हम क्या कर सके, डाल सके, ठीक है ना। अब ये क्या है, मेटल की है पेपर क्लिप, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो नीचे की तरफ जो लगाए ना, वो क्या, एल्यूमिनियम फॉइल की हमने क्या बनाई है, जो पतली पतली शीट है ना वो बनाई है, ठीक है ना, पेपर बना है एल्यूमिनियम फॉइल का, ठीक है ना। ये जो है शीट है वो किसकी है, एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है बच्चों। अभी एल्यूमिनियम फॉइल है, और यहाँ पर यह ना ये जो क्या, ये रिफिल है, क्या है, रिफिल है। रिफिल को हम चार्ज कर सकते हैं पॉलीथीन के ऊपर रब करके, ठीक है ना। हमने क्या किया, पॉलीथीन के ऊपर रब करके हमने इस रिफिल को क्या किया, चार्ज किया, चार्ज कर दिया। अब चार्ज करने के बाद में हमने क्या किया, ये जो रिफिल है, रिफिल को हमने क्या कर दिया, इस मेटल के ऊपर लाके रख दिया, ठीक है ना। ये जो मेटल का जो पेपर क्लिप है इसके ऊपर लाके रखा, जैसे हमने इसके ऊपर ला के रखा, इसको अटैच किया,
तो ये जो चार्ज था, जो रिफिल के ऊपर चार्ज था, वो किस में चला गया, इस जो मेटल के पेपर क्लिप है इसके अंदर चला गया, ठीक है ना। अब जैसे ये चार्ज मेटल के पेपर क्लिप में गया, उससे कहां पर चला गया, ये एल्यूमिनियम फॉइल में चला गया। कहां पे चला गया चार्ज, एल्यूमिनियम फॉइल में चला गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो भी चार्ज होगा, लाइक पॉजिटिव होगा, एक ही चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, दोनों में से एक चार्ज होगा। मान लो ये क्या है, यहाँ से कौन सा चार्ज निकला, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मेटल के पेपर क्लिप से जाके इन दोनों के ऊपर जाएगा, तो वही बात है, नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर से आ भी तो क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज। अब हमने अभी देखा था, जब सेम चार्ज होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। जिससे ये क्या हो रही है, एल्यूमिनियम फॉइल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये एल्यूमिनियम फॉइल एक दूसरे को यहाँ पर रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हमने देख लिया कि रिपेल कर क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सेम काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। अब क्या करो कि आप है ना, आप जो ये मेटल की जो पेपर क्लिप है ना, इसको यहाँ से थोड़ा सा टच कर लो, ठीक है ना। टच करोगे ना, तो टच करने के बाद में जस्ट क्या होगा, ये जो मेटल, जो एल्यूमिनियम फॉइल की जो हमने जो पेपर क्लिप बनाई, ये क्या हो जाएगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। लाइक जैसे नॉर्मल पोजीशन में कैसे रहनी है, ऐसे रहनी है, ठीक है ना, वैसे हो जाएगी, ठीक है ना, वैसे हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, चार्ज कहाँ पे गया, क्वेश्चन आता है हमारे पास, चार्ज गया कहाँ। अब चार्ज बेटा गया कहाँ पे, हमने जैसे इस मेटल के पेपर क्लिप को टच किया, टच करते क्या हो गया, चार्ज हमारे अंदर आ गया, ठीक है ना। अब हमारे थ्रू वो चार्ज कहाँ पे चला गया, अर्थ में चला गया। क्या, कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, उसके द्वारा जो चार्ज है मतलब कहाँ पे चला जाए, अर्थ में चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसको जैसे टच किया, हमारे से चार्ज होके अर्थ में चला गया, ठीक है, क्योंकि हमें तो चार्ज रह नहीं सकता, ठीक है ना। हमसे चार्ज कहाँ पे चला गया, अर्थ में चला गया, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, हम अर्थिंग बोलते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये और है कि जब हमने यहाँ के इसके ऊपर चार्ज भेजा तो ये रिपेल किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं कोई ऐसी चीज लगाऊं जिसके ऊपर वो चार्ज नहीं है, वो क्या है, वो चार्ज नहीं है, मान लो, ठीक है, मैंने मार्कर लगाई, ये मैंने इसको चार्ज नहीं किया, ठीक है, चार्ज बिल्कुल नहीं किया, मैं यहाँ पे इसको ऊपर रख रही हूँ, रखने के बाद बताओ इसको मैंने चार्ज नहीं किया, तो ये यहाँ से कुछ चार्ज जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना, क्योंकि मैंने इसको कुछ चार्ज ही नहीं किया, इसके पास कुछ चार्ज ही नहीं है जो इसको मेटल को दे, ठीक है ना। कुछ चार्ज नहीं है तो मेटल को क्या देगा, कुछ देगा नहीं, तो आगे जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो क्या होगी, वो रिपेल नहीं करेगी एक दूसरे को। बात समझ आ गई क्या, वो रिपेल नहीं करेगी। तो इस जो ये इक्विपमेंट है, इससे हम एक चीज से यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस इक्विपमेंट से हम किसी भी जो डिवाइस है, ठीक है ना, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चार्ज है या नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना पता, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं है, ऐसे इक्विपमेंट से हम इसको पता कर सकते हैं कि भाई कोई भी डिवाइस उसके अंदर चार्ज है या फिर नहीं है, ठीक है। नहीं होगा तो ये एल्यूमिनियम फॉइल क्या होगी, रिपेल नहीं करेगी, अगर होगा तो रिपेल कर जाएगी। इससे हमें पता लग रहा है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसके अंदर चार्ज है और किसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है कि डिवाइसेस के अंदर चार्ज का पता करना कि वो डिवाइसेस चार्ज है या फिर नहीं है। बात यहाँ पे समझ आ गई आपको, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ये जो मेटल क्लिप है, हम आप पूछोगे मैडम ये मेटल क्लिप आपने ये जो ली है वो मेटल की क्यों ली, आप कागज की भी तो ले सकते थे, और भी तो कोई जो होगी उसकी ले सकते, कोई भी और मटेरियल प्लास्टिक की ले लेते, ठीक है। आपने इसके मेटल की क्यों ली, मेटल किस लिए ली बेटा, क्योंकि जो मेटल होता है वो क्या करता है, चार्ज को बहुत ही एफिशिएंसी के साथ क्या करता है, फ्लो करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो मेटल क्लिप ली है वो जो क्लिप ली है वो मेटल के लिए, ठीक है ना। प्लास्टिक के अंदर चार्ज एफिशिएंसी के साथ फ्लो नहीं होता, ठीक है ना। मेटल के अंदर चार्ज होता है बहुत ही एफिशिएंसी के साथ, और इसीलिए बोलते हैं ना कि धातु क्या होती है, धारा की अच्छी वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, ठीक है ना। मेटल क्या होता है, करंट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है, मेटल के अंदर चार्जेस बहुत एफिशिएंसी के साथ फ्लो होते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से हम यहाँ पे मेटल क्लिप ले रहे हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आपको दोनों चीजें नोट डाउन कर दी, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और यहाँ पे हमने जो अभी हमने समझा था कि जो अर्थिंग है वो क्या होता है, यही जो अर्थिंग है वही क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस है। बात समझ आ गई,
चलो इसको लिखते हैं, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रोस्कोप का डेफिनेशन, ठीक है। और इसके अलावा हमने डायग्राम बनाया ही था, आप वो भी उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सच ए डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, दिस डिवाइस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसको हमने पहले अच्छे से समझ लिया था। अब हम बात करते हैं अर्थिंग की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक? लाइटनिंग। क्या है? लाइटनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइटनिंग कब बनती है? नॉर्मल जो डे होता है उसमें क्या लाइटनिंग होती है क्या? वहां पर क्या बिजली कड़कती है नॉर्मल डेज के अंदर? नहीं, नॉर्मल डेज में बिजली नहीं कड़कती। तो कब कड़कती है बिजली, कब लाइटनिंग होती है? वो होती है बारिश के दिनों में। सही बात है, बारिश के दिनों में क्या होती है? बिजली कड़कती है या फिर लाइटनिंग होती है, एक ही बात है, ठीक है। अब वहां पे अब ये होता कैसे? देखो होता कैसे, इसमें क्या होता है, जब बारिश हो रही है तो एयर कहाँ पे जा रही हो? जब बारिश होती है तो एयर कहाँ पे जाती है? अपवर्ड जाती है। कहाँ पे जाती है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। वहीं पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, बारिश होती है तब वो कहां पर आ रही होती है? डाउनवर्ड्स आ रही होती है, ठीक है ना। तब क्या होता है? लाइट का मतलब लाइटनिंग का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये तो हमें समझने की सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि जब लाइटनिंग का फॉर्मेशन होता है, ये होनी चाहिए सिचुएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे फॉर्मेट होती है, ठीक है ना। लाइटनिंग बनती कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब लाइटनिंग बनती कैसे है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो क्लाउड होता है, जो ऊपर वाले जो क्लाउड होते हैं, ठीक है। अब क्लाउड भी बहुत बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। थोड़े कोई नीचे होता है, कोई ऊपर होता है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ जो क्लाउड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है आसपास में, उस सबको क्या कर लेते हैं? एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो आसपास में जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऊपर वाला क्लाउड क्या कर लेता है? उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, अपनी अपर एज पर क्या कर लेता है? उसको एक्यूमुलेट कर लेता है। अब वो अपने अपर एज पर उसको क्या कर लेता है? एक्यूमुलेट कर लेता है। तो फिर है ना, जो सिमिलरली जहां पर जो नीचे वाला जो क्लाउड होता है ना, मैंने बोला था कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, वैसे एक नीचे वाला जो क्लाउड होता है वो क्या करता है? अपनी लोअर एज पर क्या करता है? जितने भी जो माइनस के जो मतलब जो नेगेटिव जो चार्ज होते हैं ना, उसको क्या करता है? एक्यूमुलेट कर लेता है अपनी लोअर एज पर, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कर लेता है? एक्यूमुलेट कर लेता है। आसपास से जितना भी जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो है, ये जो क्लाउड्स है, इनका फ्लो किसके द्वारा होता है? ऑब्वियसली एयर क्या करती है? क्लाउड्स का फ्लो करवाती है। क्लाउड्स मूव होते हैं एयर के डायरेक्शन में, ठीक है ना। जैसे जैसे एयर जाती है, एयर के साथ में क्या होते रहते हैं? ये मूव होते रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये है ना जो चार्जेस हैं, जो क्लाउड के अपर एज और जो क्लाउड के लोअर एज पे जो चार्जेस हैं, वो क्या होते हैं? जब उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं, तब क्या करते हैं वो जो एयर के द्वारा उनका फ्लो क्या हो जाता है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है वहां पे उसका एयर के द्वारा, क्योंकि वहां पर अब क्या हो गया? अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, तो एयर क्या करती है? उनको इतना अच्छे से आगे मूव नहीं करवा पाती, जिससे क्या होते हैं? वो कहीं पे या तो एक जगह पे ठहर जाते हैं, या फिर बहुत स्लोली मूव करते हैं, बहुत स्लोली, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो ऑब्वियसली जो चार्जेस वाले जो क्लाउड है वो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा चार्जेस वाले क्लाउड क्या करेंगे? स्लोली मूव करेंगे या कहीं पे ठहर जाएंगे, ठीक है। अब उससे होगा क्या कि जब ये मूव कर रहे हैं, तो जब ये नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव जो चार्ज जो क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज क्लाउड के साथ ये जब ये मिलते हैं, क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज क्लाउड के साथ जब ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? ये मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गया इनका मीट हो गया, ठीक है ना, मीटअप हो गया इनका। जब ये मिलते हैं तो क्या जनरेट होती है वहां पर? लाइटनिंग। क्या जनरेट होती है? लाइटनिंग। यहाँ पे देखो क्या हो रही है? लाइटनिंग जनरेट हो रही है। बात समझ आ गई क्या? अब यहाँ पे बोलोगे हाँ मैडम ठीक है, बात समझ आ गई कि भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपस में जब क्लाउड मिले तो वहां पे लाइटनिंग। अब लाइटनिंग हुई कैसे? ऑब्वियसली जब ये फ्लो हो रहे होते हैं क्लाउड, तो एयर गैप होता है ये सब में, थोड़ा थोड़ा एयर गैप हर किसी में होता है, तो इसमें भी क्या होता है? एयर गैप होता है। अब होता क्या है कि
पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट करता है तब जो बीच में जो एयर गैप होता है उससे क्या होता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाता है, वहां पे क्या होता है, उससे फ्रिक्शन हो जाता है। उस फ्रिक्शन से, ठीक है ना, उस जो थोड़ा सा कभी थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन होता है तब उससे क्या होता है, लाइटनिंग बनती है। क्या बनती है, लाइटनिंग बनती है। ठीक है, अब लाइटनिंग बनती है, ठीक है ना, जिसमें क्या आता है, लाइट आता है और साउंड आता है। बात यहाँ पे समझ आ रही, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या हो गए, चार्जेस हो गए, ठीक है, और नीचे वाले में भी लार्ज अमाउंट में चार्जेस है, ठीक है, और जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी जो कैपेबिलिटी अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बीच में लाइट जो एयर गैप है वहां पे फ्रिक्शन भी क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, जिससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। हीट से क्या बनती है, वहां पे लाइटनिंग और साउंड निकलता है। बात यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है ना। एक तो ये हो गया कि जब आपस में क्लाउड और क्लाउड जब आपस में मिलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले, तब वहां पे क्या जनरेट होती है, लाइटनिंग। वहीं पे सिमिलरली एक चीज और है कि जो हमारा जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड पे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लाइक ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं ना, उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, मान लो कहीं पे जो माइनस वाले जो चार्ज है ना क्लाउड, वो कहीं पे ठहरे हुए, ठीक है। अब क्या हो गया, मान लो वो ऐसे एरिया के पास आके रुके हैं कहीं पे जहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स है, ठीक है ना, ट्री है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ये पेड़ पौधे वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, उससे क्या होता है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होती है, वहां पर एयर गैप होता है, एयर गैप से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है, उससे क्या आती है, हीट आता है, हीट से क्या आती है, लाइट एंड साउंड आता है, ऐसे से क्या हो जाती है, लाइटनिंग होती है। वहां पर क्या होती है, वहां पर लाइटनिंग होती है, और इसको बिजली गिरना भी बोलते हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो हम बोलते हैं ना कि अरे बिजली गिर गई वहां पे, और ज्यादातर हम सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं कि बिजली कहाँ पे गिरी, बिजली गिरती है ज्यादातर खेतों में, या कहीं पे जो जंगल होता है ना, वहां पे हम सुनते हैं कि वहां पे बिजली गिर गई। क्यों गिरी, क्योंकि जो वहां पे बहुत सारे हर्ब शब्स ट्रीज वगैरह थे, तो चार्ज बहुत ज्यादा था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाले क्लाउड ने वहां पे उसको अट्रैक्ट किया, तो फिर वहां पे क्या हो गई, वो बिजली, वहां पे लाइटनिंग बनी, तो उससे हम बोलते हैं बिजली गिरना बोलते हैं। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। तो बिजली लाइटनिंग भी दो प्रकार से हमने देख ली, ग्राउंड के साथ भी होती है, क्लाउड और ग्राउंड का जो होता है उसके साथ भी होती है क्लाउड, और क्लाउड भी आपस में मिलकर क्या करते हैं, लाइटनिंग का फॉर्मेशन करते हैं। बात यहाँ पे आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो लाइटनिंग बनी है ये हमारे लिए हार्मफुल तो है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है ना, ये हार्मफुल है, तो इससे बचा कैसे जाए, इसका प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि जो ये लाइटनिंग है, इसको यहाँ पे साइंटिफिक वे में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, सॉरी, साइंटिफिक वे में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्योंकि चार्ज क्या हो रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, क्या अट्रैक्ट होते हैं वहां पे, ठीक है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। अब आपको फिर से एक बार बता देती हूँ यहाँ पर कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जब वो जो क्लाउड है बहुत ज्यादा क्या हो गया, वहां पर चार्ज इकट्ठे हो गए, ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चार्ज, दोनों जो नेगेटिव वाला चार्ज है बहुत ज्यादा हो गया, पॉजिटिव वाला चार्ज वहां पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, उससे क्या होता है कि वो जो है ना चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, जो अपने जो डिफरेंट जो चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट होते हैं, तो उनका फ्लो क्या होता है, एक दूसरे की तरफ होता है ना, क्या होता है उनका फ्लो एक दूसरे की तरफ होता है। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ होता है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ होता है, जिससे क्या हो जाता है, वहां पे फिर लाइटनिंग बनती है,
जब वो मीट अप होते हैं तो लाइटनिंग बनती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इस जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोलते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ी सी चीज, क्या है ना, इलेक्ट्रिक जो ये लाइटनिंग है वो है ना कब कब होती है, क्लाउड के साथ में, क्लाउड और ग्राउंड की कंडीशन हो तो वहां पे भी क्या होती है, लाइटनिंग होती है। तो इसको भी यहाँ पे लिख देती हूँ। The process of electric discharge can occur between two and more clouds or between clouds and earth। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि उनके बीच में होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम लाइटनिंग को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस फ्रॉम लाइटनिंग। अब आप मान लो कोई खुले ग्राउंड में हो, ठीक है, और वहां पे बिजली वहां पर क्या हो रही है, कड़क रही है, तो उससे क्या होता है कि आप अलर्ट हो गए वहां पे कि अरे आपको अब क्या करना है, जैसे वो बिजली कड़कने की साउंड आ रही है ना, तो उससे आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है कि अब हमें सेफ जगह पे जाना चाहिए। अब सेफ जगह पे जाना चाहिए, मान लो आप ग्राउंड में हो, तो ग्राउंड में हो तो आप ऐसी जगह चूज करो जहां पर क्या हो कोई घर हो, ठीक है ना, या फिर कोई बंद जगह हो, ठीक है ना, तो ऐसी जगह आपको वहां पर चूज करनी है। ठीक है, वहां पे जाना है। अगर मान लो आप किसी जंगल में हो, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको ना, मान लो आप ऑब्वियसली पेड़ पौधों के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको वहां पे करना क्या, आपको छोटे पेड़ को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, कोई बहुत छोटा हाइट में पेड़ हो उसको ढूंढना है, क्योंकि वहां तक पहुंचने में उसको जो नेगेटिव चार्ज वाले जो क्लाउड है वहां तक पहुंचने में वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो छोटे हाइट वाले पेड़ को वहां पे ढूंढना है, उसके आश्रय में चले जाना है। ठीक है, अगर मान लो आप है ना वहां पे छोटा पेड़ भी नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो छोटा जो हर्ब श्रब टाइप में वो भी नहीं मिल रहा, तो आप करोगे क्या, वहां पर आपको करना क्या है, वहां से दूर चले जाना है, बहुत ज्यादा उस जंगल से, या फिर आप खेत में हो तो वहां उन सब से क्या चले जाना है, आपको दूर चले जाना है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे अगर बिजली गिरेगी तो आप वहां पे हार्म ना हो, इसलिए क्या चले जाना है, आपको उससे दूर चले जाना है। ठीक है, अगर मान लो आप कार में ट्रेवल कर रहे हो या फिर बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, वहां पे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लेने, उसके अंदर आप सेफ हो। ठीक है, वहीं पर अगर आप घर में हो तो आप घर में ही रहे, बाहर ना निकले। ठीक है, खिड़की दरवाजे वो सब बंद कर लें। ठीक है, अगर आप मान लो घर में अगर आप फोन का यूज कर रहे हो तो आप ऐसे फोन का यूज ना करें जो वायर वाले हैं। ठीक है ना, वायरलेस फोन का वहां पर यूज करें। ठीक है ना, जिससे अगर मान लो वायर वाला अगर फोन आप यूज करते हो तो उससे क्या होता है, वहां पे थोड़ा बहुत अर्थिंग रहता है, अर्थिंग माने थोड़ी बहुत करंट रहता है, जिससे क्या होगा वहां पर जो बिजली गिरने के चांसेस क्या रहते हैं, थोड़े से ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें करना क्या है, घर के ऊपर घर में हमें ना जो वायरलेस जो टेलीफोन होते हैं ना उनका यूज करना है, लाइक वायरलेस जो फोन होते हैं नॉर्मली जो चलते हैं उन्हीं का यूज करना है, वायर वाले टेलीफोन का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब आपको और क्या इसमें प्रिकॉशन देखने कि आप अगर घर में हो तो आपको क्या करना है कि जो कंप्यूटर हो गया, जैसे जो बहुत ही ज्यादा जो भारी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो भारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो वहां पे आपको करना क्या, उन सबको प्लग आउट कर देना है। ठीक है ना, वहां से उसको प्लग को निकाल देना है। अगर आप प्लग को नहीं निकालते, थोड़ा बहुत उसमें करंट रहता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, प्लग को निकाल देना है। जो भारी जितनी भी जो हैवी चीजें होती है जो बिजली से चलती है उन सबके प्लग को क्या कर लेना, आपको निकाल देना। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके अलावा आप एक बहुत ही अच्छा तरीका आप यूज कर सकते हो, आपको लाइटनिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप जब घर बना रहे हो ना, मान लो ये आपका घर है, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, घर की जो छत है, ये छत है, ठीक है ना, अब छत में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक जो मेटल जो रॉड है ना उसको वहां पर आप लगा सकते हो। ठीक है ना, मेटल रॉड को वहां पे लगा सकते हो छत के ऊपर। अब वहां पे छत के ऊपर आप मेटल रॉड को लगाओगे तो उससे होगा क्या, अब देखो होगा यूं कि देखो मैंने आपको कल ही बताया था जो मेटल होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, तो अब मान लो बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर पे अगर बिजली गिरती है तो फिर सोचो कितना डैमेज होता है, उसके घर को बहुत डैमेज होता है ना। तो अगर वहीं पर अगर हमारे घर में ऐसा रॉड होता है तो उससे क्या होगा, बिजली इस रॉड के ऊपर गिरेगी। ठीक है, और इस रॉड से होती हुई जो इस रॉड का जो दूसरा एंड है, ठीक है ना, जो लास्ट एंड है, जो दूसरा एंड है वो कहां पर है, ग्राउंड में। कहां पर है, ग्राउंड में। दिख रहा है आपको कहां पर है, पहला एंड तो एयर में है और दूसरा एंड क्या है, ग्राउंड में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लो आपके घर पे बिजली गिरती है और आपके पास ऐसा रॉड लगा रखा है
तो बिजली कहाँ पे आएगी, इस मेटल रॉड पे आएगी। मेटल रॉड पे आने के बाद ये कहाँ पे चली जाएगी, सीधी ग्राउंड में चली जाएगी, और आपकी जो प्रॉपर्टी है किसी प्रकार का आपको या आपकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो मेटल रॉड है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, ठीक है ना। क्यों यूजफुल है, क्योंकि हमने देखा कि इसका जो लास्ट एंड है वो कहाँ पर है, ग्राउंड में है, ठीक है ना, ग्राउंड में है। उससे क्या होता है कि जितना भी जो अगर मान लो इसके ऊपर बिजली गिरती है तो जितना भी जो करंट आता है, जो चार्ज आता है, वो सारा किस में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, इधर उधर नहीं बिखरता। बात समझ आ गई, ठीक है। और बिजली ऐसी कंडीशन में फिर बिजली वहां पे नहीं गिरती, ठीक है। अब ये हो गई एक चीज हमें एक देखनी कि मान लो आप है ना ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कहीं पे जाने का भी नहीं मिल रहा और खुला ग्राउंड है पूरा, तो आपको करना क्या मतलब कैसे पोजीशन ले क्या आप उस लाइटनिंग से क्या बच सको सेफ। उसके लिए क्या करना है, पहले तो हमको क्या कर लेना, उसके लिए अपनी हाइट को कम कर लेना। हाइट को कैसे कम करेंगे, हमको अपनी जो नीज होती है ना, नीज को क्या कर लेना, बेंड कर लेना। नीज को बेंड करके वहां पर उसी कंडीशन में बैठ जाना। लाइक ये आपके पैर हैं, ऐसे ही मेरे को इतना अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, ये पैर है ना आपके, तो आपको क्या कर लेना, नीज को बेंड करके कुछ इस प्रकार से आपको बैठ जाना है, ठीक है। बैठने के बाद आपको करना क्या, जो अपने हैंड है ना, हैंड उन दोनों को यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करके अपनी नीज के ऊपर रख लेना है, ठीक है। यू फोल्ड करके नीज के ऊपर रखेंगे और जो हमारा जो हेड होगा ना उसको क्या करना है, इन हाथों के बीच में यू डाल देंगे, ठीक है ना, इन हाथों के बीच में डाल देंगे। कुछ ऐसी कंडीशन इसको यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में बैठेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा फेस एरिया कम हो जाएगा, हमारी हाइट कम हो जाएगी और लाइटनिंग गिरने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिकॉशंस फ्रॉम लाइटनिंग अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या कारण होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या बना रखा है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा अर्थ का। अब कह रहे हो मैडम ये तो अर्थ लग ही नहीं रही, अर्थ नहीं लग रही, बट ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, ये अर्थ के बीच में जो पार्ट है ना वो है ये, ठीक है ना। जो ये आप देख रहे हो ना, ये इनर कोर या आउटर कोर, ये क्या है, अर्थ के जो बीच में जो पार्ट है ना वो है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये साइड में क्या है, अर्थ है, पानी है, हो गए हमारे, ठीक है, ओशियंस हो गए, महाद्वीप हो गए यहाँ पे, ठीक है, सारे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको बीच में से यहाँ से काट लिए। जैसे आप एप्पल को निकालते हो ना, एप्पल का एक आप पीस निकाल लो बीच में से काट के, और फिर जो बीच में आपको उसके जो सीड्स होंगे वो भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया है, जो अर्थ है, अर्थ का एक डायग्राम लिया ना, उसको बीच में से ऐसे काटा हुआ ऐसा समझ लो, ठीक है। उसका एक पीस निकाला है, जिससे हमें उसके बीच में कौन कौन सी चीजें वो सब हमें दिख रही है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या होता है अर्थ के अंदर। पहले तो ये देखते हैं, अर्थ के अंदर देखो, एक तो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, बाहर की लेयर होती है, ठीक है। इसके अलावा एक इनर लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रस्ट के अंदर होता है मेंटल, ठीक है, और मेंटल के आगे तरफ और तरफ बीच की तरफ जाते हैं तो होता है वहां पे आउटर कोर, और अंदर के एकदम अंदर की तरफ जाते हैं तो होता है वहां पर इनर कोर। इनर कोर में क्या होता है, मैग्मा होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना हॉट रेड आयरन जैसा यहाँ पे एक पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनर कोर होता है, उसमें क्या होता है, मैग्मा होता है, उसी को मैग्मा बोलते हैं, हॉट एयर, ठीक है। और ये हो गया हमारा आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। अब हमें काम किससे है अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक में क्या हमें क्रस्ट से काम है, ठीक है ना। अब इस क्रस्ट को ही समझेंगे कि क्रस्ट क्या है क्या नहीं, ठीक है। अभी जो क्रस्ट है, अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये जो क्रस्ट है ये पूरा वन पीस में दिख रहा है आपको, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये जो क्रस्ट है ना ये वन पीस में नहीं है, तो ये फिर ये कैसा है, ये है टुकड़ों में है, फ्रेगमेंटेड है, ठीक है ना। अब टुकड़ों में है, ठीक है ना, उसी के कारण यही जो टुकड़े हैं ना यही कारण बनते हैं अर्थक्वेक का। अब ये कारण कैसे बनते हैं अर्थक्वेक का, इसको देखते हैं, ठीक है। जब ये क्रस्ट के जो फ्रेगमेंटेड जो पीसेस हैं वो क्या करते हैं, जब आपस में एक दूसरे से टक्कर करते हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप जा रहे हो, आपके सामने से कोई आ रहा और आपने उसको देखा नहीं, आप कहीं और देख रहे हो या आप कहीं कुछ और सोच रहे हो, आपका ध्यान नहीं गया, ठीक है। आपके सामने से कोई आ रहा है, ठीक है, और उसने आपको क्या मारी, टक्कर मारी, ठीक है, टक्कर मारी, तो उससे क्या, उसको भी पता नहीं आपको भी पता नहीं, तो उससे क्या होगी, आप दोनों के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा। उससे क्या होगा, टक्कर मारने से
आप एक बार तो एकदम से अचानक से, क्योंकि आपको भी पता नहीं था और उसको पता नहीं, तो एकदम से अचानक से लगेगा तो आप एकदम ऐसे ट्रेवलिंग सा होने लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम अचानक से लगेगा तो बहुत धक्का लगेगा, झटका लगेगा, आपको लगेगा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली आपको वहां पर झटका लगेगा। सेम यही होता है जब जो क्रस्ट के जो फ्रेगमेंटेड जो पीसेस है वो जब आपस में कॉलिजन करते हैं ना, वो जब क्या करते हैं आपस में कॉलिजन करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये आपस में क्या कर रहे हैं, जब ये कॉलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि है ना वहां पर लगते हैं झटके, क्या होती है ट्रेवलिंग होती है, उससे क्या झटके लगते हैं और क्या होती है ट्रेवलिंग होती है। उस ट्रेवलिंग से क्या होता है, जो भूकंप होते हैं, जो अर्थ की सरफेस पे जो जितने भी जो चीजें क्या होता है फिर वहां पे भूकंप आते हैं, उससे क्या होता है भूकंप आता है। बात समझ गए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक कारण कि भूकंप क्यों आता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि जब दो प्लेट्स है, ठीक है ना, जो फ्रेगमेंटेड जो पीस होता है ना उसको प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो दो प्लेट्स है, ठीक है, अब दोनों प्लेट्स क्या कर रही है आपस में, एक यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से जा रही है, बीच में क्या कर रहे हैं रगड़ खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं रगड़ रहे हैं, ठीक है ना एक दूसरे को। जब आप कोई चीज है, आप क्या कर रहे हो, आप पनीर का पीस ले लो, ठीक है, पनीर का पीस ले लिया, ठीक है। अब उसको आपने दो भाग में डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद उन दोनों को पास में लेके आओगे ना, पास में लेके आओगे, और उन दोनों को पास में लेके आने के बाद उन दोनों को एक दूसरे के पास से यूं गुजारोगे, जिससे क्या होगा आपको थोड़े से लगेगा कि अरे यार जो पीसेज है, छोटे 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 पीसेज है ना, अंदर से जो वो नीचे गिरने लग जाएंगे, लगेगा ना आपको। तो वैसे ही क्या होता है जब प्लेट्स होती है आपस में क्या करती है यूं रगड़ करती है ना, उसको क्या बोलते हैं ब्रशिंग पास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। रगड़ करती हुई एक दूसरे से जाती है ना, तो वहां पर क्या उत्पन्न होते हैं झटके, क्या उत्पन्न होते हैं झटके, ठीक है ना। उससे क्या निकलते हैं कंपन होते हैं, ठीक है ना, उससे क्या होता है कंपन होता है, वही कंपन उसको क्या बोलते हैं ट्रेम्बलिंग, उसको क्या बोलते हैं ट्रेम्बलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। उसी से क्या बनता है अर्थक्वेक। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो फिर इन ट्रेम्बलिंग से हमें यहाँ पे क्या लगते हैं झटके लगते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं अर्थक्वेक। बात समझ आ गई। दो तरह का मतलब दो प्रकार का देखा हमने यहाँ पे, अर्थक्वेक दो तरह से होता है। एक पहला हमने देखा जब प्लेट्स क्या कर रही है आपस में कोलाइड कर रही है, मतलब टक्कर कर रही है प्लेट्स आपस में, जब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये प्लेट्स होती है आपस में क्या करती है रगड़ती हुई एक दूसरे से जाती है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होती है दोनों में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस होती है सब में प्लेट्स में, ठीक है। पर जब ये टक्कर करती है, जब ये रगड़ करती है एक दूसरे के पास से जाती है, तब क्या लगते हैं हमें भूकंप के झटके, तब क्या आता है भूकंप आता है। बात समझ गए, भूकंप दो कंडीशन में आता है, कोलाइडिंग में और ब्रशिंग पास्ट में। बात यहाँ पे आपको समझ आ गई। और हमने देख लिया कि ये जो प्लेट्स है वो किस किस में होती है क्रस्ट, ठीक है ना। क्रस्ट सिंगल पीस नहीं होता, फ्रेगमेंटेड होता है। उन फ्रेगमेंटेड पीसेस को हम क्या बोलते हैं प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा जो इनसाइड होता है ना, ये नहीं या एक परत जो मैंने बता रही कि एक नहीं होती, बल्कि बहुत सबसे ज्यादा नीचे वाली जो एयर होती है, हार्ड जो नीचे वाली जो एयर होती है ना अर्थ के, वही क्या होती है क्रस्ट होती है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा मतलब आप खोदोगे अर्थ को, थोड़ा सा भी आप है ना खोदोगे तो उससे क्या आएगा आने लग जाएगा, खुदाई करोगे तो उससे क्या क्रस्ट आ जाएगी, नहीं आएगी नहीं। वो क्या बहुत सरफेस क्या होती है नीचे होती है वो क्रस्ट। बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज उठती है कि भाई ये जो क्या है प्लेट्स होती है, ये जब प्लेट्स है ना उनकी बाउंड्रीज पे है ना इनका वीक जोन होता है। जो अर्थक्वेक आते हैं जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है या फिर ब्रशिंग पास्ट होता है, तो जो इनकी बाउंड्रीज होती है ना वहां वाला जोन कैसा होता है वो वीक जोन होता है, मतलब वहां पर अर्थक्वेक आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। अब ऐसे जोन कौन कौन से हैं जो क्या होते हैं प्लेट्स के बाउंड्रीज के पास में होते हैं। जो जोन या जो एरिया प्लेट्स की बाउंड्रीज के पास में होते हैं तो वो क्या हो गए वीक जोन हो गए, ठीक है। वही वीक जोन होंगे, उस वीक जोन में अर्थक्वेक आने की संभावना क्या रहती है सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जो अर्थक्वेक आने की जो संभावना है वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये वीक जोन होते हैं और अर्थक्वेक आने की जो पॉसिबिलिटी है वो वहां पर ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। चलो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको इसके बारे में अर्थक्वेक के बारे में इन रिटर्न लिखा देती हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अर्थक्वेक का, हमने पूरा इन वर्ड लिख दिया। इसमें देखो बोल रहे हैं व्हेन प्लेट्स ब्रश पास्ट होगा, ठीक है ना, ब्रश पास्ट वन अनदर और ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिजन। मतलब जब कॉलिजन होता है ना तो टक्कर तो होती है, टक्कर के अलावा होता क्या है कि है ना वो ना एक प्लेट
होगा, टक्कर होगा ना, तो ये वाली प्लेट देखो यहाँ पे इसके नीचे जा रही है, ठीक है ना, इसके नीचे चली जाती है, ठीक है ना, बात समझ गए यहाँ पे, ये यही बोलना चाहता है, ठीक है ना। और ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिजन, कॉलिजन के कारण क्या चली जाती है, एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है, इसमें इस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। दे कॉज डिस्टर्बेंस, अब इसी से क्या होता है कि जब वो आपस में रगड़ खाते हैं, कॉलिजन होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है, दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक, और उसी से हमें क्या महसूस होता है कि पृथ्वी पे अर्थक्वेक आ चुका है, ठीक है, अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बात समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थक्वेक का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो वीक जोन कौन से हैं, जहां पे जो प्लेट्स होती है उनकी बाउंड्रीज होती है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है अर्थक्वेक आने की, वो वीक जोन कौन से, वो हम अभी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको बता देती हूँ कि ये जो प्लेट्स है कॉलिजन करती है या ब्रशिंग पास्ट होता है, इसका कभी कभी कारण मतलब ऐसे तो नेचुरली होती है ये, बट कभी कभी कारण कुछ दूसरी चीजें भी होती है। अब दूसरी चीजें क्या है जो इसका कारण बनती है यहाँ पे कॉलिजन का या ब्रशिंग पास्ट का प्लेट्स के, पहला कारण बनता है देखो, जब वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं ना, वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं तो उससे क्या होता है कि है ना, ये जो प्लेट्स होती है ना, वहां पर कॉलिजन या फिर जो ब्रशिंग पास्ट होते हैं वो होने की क्या पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जब मान लो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर उल्का पिंड आके गिरता है, ठीक है, उल्का पिंड आके गिरता है, उसी से भी क्या पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, या उल्का पिंड या फिर टकराता है या हिट करता है, उसी से भी क्या रहती है, इन अर्थ के कॉलिजन या ब्रशिंग पास्ट की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, जो हमारी जो मानवीय जो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ना, वो भी क्या बन सकती है, इन जो प्लेट्स के डिस्टर्बेंस का क्या बन सकती है, कारण बन सकती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है ना, वो भी इन सब में क्या करती है, एक बड़ा रोल प्ले करती है अर्थक्वेक आने में, ठीक है। जैसे हम जैसे ह्यूमंस है वो क्या करें, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें भी क्या करती है, सब में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इन सबसे इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है और अर्थक्वेक यहाँ पे आता है, बात समझ गए आप, ठीक है। अब मैं आपको वो लिख देती हूँ, वीक जोन्स है जो, ठीक है, जो प्लेस बाउंड्री जो एरिया है वो क्या होते हैं, वीक जोन। इन वीक जोन को इसके अलावा एक वर्ड और यूज करते हैं इनके लिए, सेस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इन वीक जोन को हम सेस्मिक जोन या वो या फॉल्ट जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो इंडिया है, उस इंडिया में वीक जोन या फिर सेस्मिक जोन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे कश्मीर हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ साउथ का जो पार्ट है वो भी किस में आता है, इस सेस्मिक जोन में आता है, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, एक तरह से वो डेंजर जोन ही हो गया ना, क्योंकि वहां पे क्या अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए वो एक तरह से डेंजर जोन हो गए, ठीक है ना, बात समझ आ गई, ठीक है। तो आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब ये अर्थक्वेक्स आते हैं तो फिर क्या हमें पहले से तो पता नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अभी तक इक्विपमेंट बना नहीं है जिससे हमें पता लग जाए कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है अभी, ठीक है ना। अभी तक ऐसा कोई मतलब इक्विपमेंट बना नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसे होनहार बच्चे कुछ पढ़ के आगे लाइफ में बनाए, ये हम आशा करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ बना नहीं है, तो इसके लिए अब हमें करना क्या है कि अब जब ये अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं ना, तब हम क्या करते हैं कि ना इसके प्रिकॉशंस लेते हैं, मतलब इसके प्रिकॉशंस हम पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि भाई हमें जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको जब अर्थक्वेक आने वाला था तो पहले से हमें जानकारी नहीं होती। अब जैसे क्या होता है, लाइटनिंग होती है, तो पहले क्या होती है, आसमान में लाइटनिंग होती है, तो हमें पहले से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि अच्छा हाँ लाइटनिंग होने वाली है तो हमें सेफ जगह पे जाना चाहिए। वैसे ही जो अर्थक्वेक आता है ना, उसमें ऐसा कोई साइन नहीं होता, ऐसा कोई सिग्नल नहीं होता, ठीक है। बट हाँ ऐसा जरूर है कि भाई जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा बहुत ऐसा आभास हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो फिर वो सेफ जोन में चले जाते हैं, ठीक है। बट ह्यूमन के पास ऐसा कोई अभी तक इक्विपमेंट आया नहीं जिससे पता लग सके कि इस एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, बात समझ गए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है।
अब पहले से उन प्रिकॉशंस को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और हमें अपनी लाइफ में भी उन प्रिकॉशंस को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिससे अगर बाई चांस कभी भी अर्थक्वेक आए हमें हार्म ना हो, हमारी प्रॉपर्टी को हार्म ना हो, किसी भी प्रकार का आसपास में कोई डैमेज ना हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, जब अर्थक्वेक आता है तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है कि भाई अभी जो अर्थक्वेक आया है वो कितना है। वो जिस स्केल से रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टर स्केल। ठीक है ना, रिएक्टर स्केल से जो अर्थक्वेक होता है ना उसके जो ट्रेम्बल्स होते हैं ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना, जो रिएक्टर स्केल होता है उससे अर्थक्वेक में जो ट्रेम्बलिंग होती है ना, ठीक है, अर्थ में जो ट्रेम्बलिंग होती है ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उससे पता लगता है कि अर्थक्वेक आया उसका पावर कितना था। ठीक है ना, इस रिएक्टर स्केल से हमें पता लग सकता है कि इस जो ये अर्थक्वेक है इसका पावर कितना था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर अर्थक्वेक में जो रिएक्टर स्केल में जो हमने अर्थक्वेक के जो मतलब जो ट्रेम्बलिंग जो वेव्स थी उसको हमने नोट किया, अगर उसका जो अगर वैल्यू है अगर वो 7 से ज्यादा है, क्या है 7+ है, मतलब 7 से क्या है ज्यादा है, तो फिर ये जो अर्थक्वेक होगा ना वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है ना, हार्मफुल होगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी डैमेज, ह्यूमन डैमेज, ठीक है ना, ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है, 7 से कम आता है तो वो क्या होता है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, बट 7 से ज्यादा जो भी अर्थक्वेक होते हैं वो सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजर जोन में गिने जाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल क्या करता है, इन सबको वैल्यू करता है। ठीक है, जो भी जो ये अर्थक्वेक्स आते हैं इसकी पावर का पता किससे लगता है, हमें रिएक्टर स्केल से लगता है। अब रिएक्टर स्केल मैंने आपको बताया क्या करता है, जो ट्रेम्बलिंग हो रही होती है, जो कंपन हो रहा होता है उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उससे हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक का पावर कितना था। बात समझ आ गई, जो 7+ होता है ना, ठीक है ना, जिसका वैल्यू क्या होता है 7+ होता है ना, वो जो अर्थक्वेक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होते हैं। बात समझ आ गई। ठीक है, तो अब हम थोड़ी प्रिकॉशंस और कुछ एक आधी चीजों के बारे में और बात करते हैं। ठीक है, तो रिक्टर स्केल क्या करता है, अर्थक्वेक के पावर को मेजर करता है। ठीक है ना, अर्थक्वेक कितना पावरफुल था या फिर वीक था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्मोग्राफ हो रहा था। सिस्मोग्राफ भी है ना कुछ ऐसा ही काम करता है। वो भी क्या करता है, जो अर्थक्वेक होती है उसकी पावर को भी मेजर करता है। इसके अलावा क्या करता है, वो जो अर्थक्वेक होती है उसका मैप भी तैयार कर लेता है वो। ठीक है, मैप कैसा कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरिया में अर्थक्वेक आया है और कितना कितना डैमेज हुआ, ये सभी चीजें वो क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। अब इसमें देखो सिस्मोग्राफ क्या होता है, द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या जो अर्थ होता है उसकी सरफेस में क्या आते हैं, कंपन आते हैं। ठीक है, और दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव। जो कंपन आ रहे होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। जो ये वेव्स आती है इनको एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर आपको पावर के लिए पूछे कि भाई अर्थक्वेक की पावर ज्ञात करनी है, हमें पावर पता करनी, तो हम कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे, तो आप बोलोगे रिएक्टर स्केल। वहीं पे अगर आपको पूछे कि हमें अर्थक्वेक है उसको मापने के लिए, उसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, और मैप वगैरह उन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे वहां पर सेस्मोग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन की। जैसे मैंने पहले बताया अर्थक्वेक आता है तो हमें किसी को भी पता नहीं लगता कि अर्थक्वेक आने वाला है, आ चुका होता है, उसके बाद हम लोगों को वहां पे जो हानि होती है, जो डिस्ट्रक्टिवनेस हुआ होता है उससे हमें पता लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे उससे प्रिकॉशंस क्या क्या है। देखो, अगर आप घर में हो, पहले तो हम देखते हैं कि भाई घर में हो तो क्या क्या कर सकते हैं। आप अगर घर में हो तो आप है ना, या तो पहले तो फटाफट घर से बाहर निकल जाओ। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप क्या कर लो, वहां पर किसी मेज के जो ये टेबल होती है उसके नीचे जाके आप, या चेयर होती है उसके नीचे जाके आप छिप सकते हैं। ठीक है, और जो भी जो भारी चीजें होती हैं जैसे अलमीरा हो गया, ठीक है, बहुत सारी जो चीजें होती है ना उससे क्या करना है, दूरी बनाए रखनी है अपने आप को। ठीक है, और जैसे दीवार पे जैसे घड़ी वगैरह या फिर जो फोटो फ्रेम्स वगैरह, बहुत सारी चीजें दीवार पे लटके, उन सबसे क्या जाना, हमें दूर जाना है। और जाके छुपना भी कहाँ पे, हमें टेबल या चेयर के नीचे छुप जाना है। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि आप टेबल चेयर के नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ऐसे मतलब बहुत ज्यादा भूकंप के आपको झटके लग रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, या आप अगर बेड पे हो तो आप पिलो को एज ए कवर वहां पे अपने सर के ऊपर आप यूज करके वहां पे आप बच सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप बाहर हो तो क्या करें, बाहर है तो हमें जितने भी जो पेड़ पौधे हैं या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उन सब से क्या निकलना है, उन सब से, उन एरिया से क्या जाना है, बाहर जाना है। ठीक है, अगर आप कार में हो तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कार को सेफली कहीं पे ऐसी जगह पे लेके जाना है जहां पर बड़ी बिल्डिंग है या पेड़ पौधे वगैरह ऐसी चीजें ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम ये सब चीजें अगर हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, तो इसलिए हमें ना, जब हम अपना घर बना रहे होते हैं या कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसमें क्या कुछ ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं जिससे क्या हो कि अर्थक्वेक आए तो भी उन बिल्डिंग्स को या इन प्रॉपर्टीज को कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, जैसे ना अच्छा मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोहे के जैसे ना सरिये होते हैं वो यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम ऐसे चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे जो IITians है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग इंजीनियर्स हैं, वो सब ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं अर्थक्वेक के लिए। हमें जहाँ पे वीक जोन होता है अर्थक्वेक का, हमें वहां पर इन सब ऐसे ऐसे घर या ऐसे बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जहाँ पर अर्थक्वेक का इफेक्ट ना पड़े। बात समझ आ गई? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।